हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग शब्द शक्तियों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती है, क्योंकि अभिधा जो है वाचक होता है और व्यंग्यात्मक और लक्ष्यार्थ दोनों अभिधा के बाद आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर डी हो जाएगा। और यह प्रश्न सेम टू सेम ऐसे ही ऑप्शंस भी दिए गए थे जब बिहार स्टेट का एग्जाम हो रहा था, उसमें आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, शब्द और अर्थ का शाश्वत संबंध है। गोस्वामी तुलसीदास ने शब्द और अर्थ को जल बीज के समान अभिन्न बताया है। शब्द उच्चारण के साथ ही हमारे मन, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव डालता है। स्वादिष्ट व्यंजन का नाम लेते ही मुंह में पानी भर आना, शेर या सांप का नाम लेते ही मन में भय का संचार होना, यही शब्द शक्ति है। अतः जिस शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थगत प्रभाव पड़ता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्तियाँ तीन होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। ये तीन शब्द शक्तियाँ जिन शब्दों से अर्थ की अभिव्यक्ति कराती हैं उन्हें क्रमशः वाचक, लक्षक और व्यंजक कहा जाता है। अभिधा ही मुख्य शक्ति है, इसकी प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है। कविदेव ने इसकी पुष्टि इस प्रकार की है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रसविरस, उलटी कहत नवीन। और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यह जो पंक्ति है किसके द्वारा कही गई है, तो देव के द्वारा कही गई है। इससे स्पष्ट है कि लक्षणा और व्यंजना अभिधा पर ही आश्रित रहती हैं। लक्षणा में भी अभिधार्थ से योग रहता है और व्यंजना भी अभिधा के आधार पर ही चलती है। जो व्यंजना लक्षणा मूला रहती है अथवा जो व्यंजना पर चलती रहती है वह भी अंत में अभिधा के आश्रय में कही जाएगी, किंतु चमत्कार की दृष्टि से व्यंजना ही मुख्य है। ये जिन अर्थों का बोध कराते हैं उन्हें क्रमशः वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ कहा जाता है। जिस शक्ति द्वारा साक्षात सांकेतिक अर्थ जिसे मुख्यार्थ भी कहा जाता है का बोध हो उसे अभिधा कहते हैं। मुख्यार्थ भी कहा जाता हो, जहाँ मुख्यार्थ मतलब बात आए, कोई वहाँ पर ये नहीं है कि नहीं ये बात नहीं कही जा रही है, उसको व्यंग में कहा जा रहा है, तो ऐसी जब कोई बात ना हो तो वहाँ पर अभिधा होता है। मुख्य अर्थ का बोध कराने के कारण यह मुख्य भी कहलाती है। अभिधा शक्ति द्वारा जिन शब्दों के अर्थ की अभिव्यक्ति होती है उन्हें वाचक कहा जाता है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा कहते हैं। आगे दिया है अगला पॉइंट कि अभिधा और लक्षणा से भिन्न अर्थ शक्ति को व्यंजना कहा जाता है। यानी जहाँ अभिधा भी न हो और लक्षणा भी न हो वहाँ पर व्यंजना होती है। साहित्य दर प्रकार के शब्दों में अपना अपना अर्थ बोधन कर अभिधा आदि वृत्तियों के शांत होने पर जिससे अन्य अर्थ बोधन होता है वह शब्द में तथा अर्थाधिक में रहने वाली वृत्ति व्यंजना कहलाती है। ठीक है, व्यंजना के द्वारा व्यक्त अर्थ को व्यंग्यार्थ या प्रतीयमान अर्थ कहते हैं। अगला पॉइंट दिया है कि आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ में प्रतीयमान अर्थ की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उसे ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। एक और प्रश्न यहाँ पर पूछता है कि आनंदवर्धन का समय कब है, तो याद रखिएगा आनंदवर्धन का समय है नवीं शती। ठीक है, और इनके जो ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम क्या है? आनंदवर्धन के साहित्य दर्पण, ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि भिखारीदास ने लिखा है कि व्यंजना या तो अभिधा पर आश्रित रहती है या लक्षणा पर। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ पात्र के समान है।
जिन पर व्यंग्यार्थ रूपी जल टिकता है। अब आइए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अभिधा तथा वाच्यार्थ का विशेष महत्व है। अभिधा तथा वाच्यार्थ का विशेष महत्व यानी दोनों एक ही है, अभिधा को ही वाच्यार्थ कहा जाता है। असमर्थ वाच्यार्थ में लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ निहित होने पर अधिक प्रभाव कारक होता है। वास्तव में व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ के कारण चमत्कार आता है, परंतु वह चमत्कार होता है वाच्यार्थ में ही। शब्द की वह शक्ति जिसे वाच्यार्थ प्रकट होता है अभिधा कहलाती है। पंडित जगन्नाथ के अनुसार शब्द और अर्थ के परस्पर संबंध को अभिधा कहते हैं। ठीक है, ये तो रही इन लोगों के अपने अपने मत की बात। आगे देखते हैं ये कौन सा प्रश्न था। प्रश्न नंबर पहला प्रश्न था, अभी हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रसविरस उलटी कहत नवीन। यह मान्यता निम्नलिखित में से किसकी है? तो आचार्य देव की है। एक और प्रश्न देव से आता है कि देव की रस में पूछता है कि छल नामक जो अस्थाई भाव है, छल वो किसने दिया है? तो देव ने दिया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और देव की एक रचना है भाव विलास। भाव विलास रीतिकालीन कवि हैं, क्या लिख दिया? भाव विलास रीतिकालीन कवि हैं, ये भी याद रखिएगा। भाव विलास से एक भवानी विलास है। ठीक है, भवानी विलास। आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न की अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रसविरस उलटी कहत नवीन। उपरोक्त किसकी उक्ति है? तो आचार्य देव की है। प्रश्न नंबर 4 वही दिया है फिर से प्रश्न की अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रसविरस उलटी कहत नवीन। किसका कथन है? आचार्य देव का है, देव का। प्रश्न नंबर 5 में फिर वही से प्रश्न दिया है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रसविरस उलटी कहत नवीन। देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये पंक्ति है, हर परीक्षा में पूछी गई है। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? देव कवि का है। प्रश्न नंबर 6 शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है? वाच्यार्थ यानी अभिधा। वाच्यार्थ यानी अभिधा। प्रश्न नंबर 7 मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? मुख्यार्थ शब्द जहाँ आ जाए, वाच्यार्थ आ जाए, वाच्यार्थ आ जाए, वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। प्रश्न नंबर 8 किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? तो सबसे पहले अभिधा, उसके बाद से लक्षणा, फिर व्यंजना आती है। प्रश्न नंबर 9 व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? तो व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध व्यंग्यार्थ से है और मुख्यार्थ और वाच्यार्थ एक ही है। लक्ष्यार्थ लक्षणा शब्द शक्ति से है और अभिधा में वाच्यार्थ और मुख्यार्थ दोनों आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता है। किसकी यह मान्यता है? यह कोटेशन याद रखिएगा कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। यह भट्टनायक की है, भट्टनायक की है। ठीक है, भट्टनायक ने रस की स्थिति न तो नायक नायिका से मानी और न नट नटी में। रस की स्थिति उन्होंने सीधे सहृदय में मानी। उनके अनुसार काव्य में 3 शक्तियाँ रहती हैं, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। अभिधा वह शक्ति है जिसके द्वारा पाठक या दर्शक काव्य के शब्दार्थ को ग्रहण करता है। दूसरी शक्ति है भावकत्व, जिसके द्वारा उसे उस अर्थ का भावन होता है, यानी उस अर्थ को समझ पाता है। भाव का भावन होने पर भाव के वैयक्तिकता का नाश होकर साधारणीकरण हो जाता है और भाव विशिष्ट न रहकर साधारण बन जाता है। अतः इस प्रकार
इस आधार पर भट्टनायक की मान्यता है कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। प्रश्न नंबर 10 हो गया। अब 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक सकुच बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? यहाँ कह रहा है सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी सी। सिंधु सेज यानी सिंधु रूपी सेज पर, तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। अभिधा तो यहाँ पर कट गया। सिंधु सेज पर यानी मुख्यार्थ की बाधा हो रही है, तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। ठीक है। अभिधा और लक्षणा के द्वारा अपने अर्थ का बोध कराकर विरत हो जाने पर जिस शब्द और अर्थ की शक्ति के द्वारा कवि के अभिप्रेत अर्थ की प्रतीति होती है उसे व्यंजना कहते हैं। व्यंजती अर्थ को व्यंग्यार्थ अथवा ध्वन्यर्थ भी कहा जाता है। प्रस्तुत पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है। इसमें सिंधु और धरा के लिए क्रमशः सेज और वधू के बिंब प्रस्तुत हुए हैं। इनमें प्रमुख बिंब वधू का है और सेज का बिंब उसका अंग मात्र है। कवि ने वधू के बिंब को ही उभारने का विशेष प्रयास किया है। तनिक संकुचित बैठी से इस विशेषण की सहायता से उसी मुद्रा को साकार किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गिदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पर पता चल रहा है कि जब सिंह तो तलवार लेकर आएगा नहीं, सिंह जैसा कोई बलवान होगा उसके बारे में कहा जा रहा है कि जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गिदड़ तो नहीं भागेगा ना। गिदड़ जैसा जो आदमी होगा, मनुष्य होगा, वह भाग गया। वहाँ पर व्यंग कसा जा रहा है, तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा व्यंजना। लक्षणा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, लक्षणा हो जाएगा। मुख्यार्थ की बाधा हो रही है, यहाँ पर मुख्यार्थ बाधित हो रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा जिस अर्थ का बोध होगा वह लक्ष्यार्थ कहलाएगा। प्रश्न नंबर 14, मनहु उमंगी अंग अंग छवि झलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? मनहु उमंगी अंग छवि छलके, तो यहाँ पर लक्षणा हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 हो गया। प्रस्तुत पंक्तियों में राम की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहता है इस छलके शब्द में कितनी शक्ति है, व्यापार को कैसा गोचर रूप प्रदान करता है, इसका वाच्यार्थ अत्यंत तिरस्कृत है। लक्षणा से इसका अर्थ होता है प्रभूत परिमाण में प्रकट होना। लक्षणा का मतलब क्या है कि प्रभूत परिमाण में प्रकट होना, पर अभिधा द्वारा इस प्रकार कहने से वैसी अनुभूति नहीं उत्पन्न हो सकती। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है अभिधेयार्थ स्पष्टतः कहा जाता है कि लक्ष्यार्थ सूचित कराया जाता है और व्यंग्यार्थ का ध्वनन ही संभव है, जो कथित या लक्षित न होने पर भी सहृदय द्वारा समझ लिया जाता है। व्यंजना के दो भेद होते हैं, कौन कौन? शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। प्रश्न नंबर 15, बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? बनन में बागन में बगरो बसंत है, यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है। पद्माकर की प्रस्तुत पंक्ति में लक्षणा शक्ति है। लक्षणा में शब्द का सीधा साधा अर्थ नहीं निकलता। यह वह शब्द शक्ति है जिससे शब्द के लाक्षणिक अर्थ का बोध होता है। इसके 3 प्रमुख तत्व होते हैं, वो कौन कौन से हैं? शब्द के मुख्य अर्थ के ज्ञान में अवरोध, मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ का उचित संबंध, और तीसरा है कि रूढ़ि या प्रयोजन में एक होना आवश्यक। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि रीतिकाल के आचार्य चिंतामणि ने कहा है जो सुनि परे सो शब्द है, समूझी परे सो अर्थ। मतलब जो सुनि परे सो शब्द है, जो केवल सुन सकते हैं, उसके अर्थ को समझ नहीं पा रहे हैं, तो वह क्या है? वह शब्द है। और जिसको हम लोग समझ लिए
वो क्या है? अर्थ है। इससे स्पष्ट होता है कि सुनने और समझने के बीच कोई एक कड़ी है जो सुनने के बाद शब्द के अर्थ को व्यंजित करती है, और यह कड़ी इतनी सूक्ष्म है कि शब्द और उसका अर्थ कहने भर को पृथक है। इसे हम शक्ति कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर की। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, यो घटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। उपरोक्त दो में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ आपका शब्द शक्ति हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति। और एक बात यहाँ पर पूछता है कि व्यंजना शब्द शक्ति में कौन सी व्यंजना है, कौन सी व्यंजना शब्द शक्ति है? तो ये आपको याद रखना है, शाब्दिक व्यंजना। ठीक है, शाब्दिक व्यंजना। प्रश्न नंबर 16 हो गया। 16 के बारे में यहाँ दिया गया है कि उपरोक्त दोहे में शाब्दिक व्यंजना है। इस दोहे में वृषभानुजा और हलधर शब्दों के दो दो अर्थ हैं, लेकिन यहाँ वृषभानुजा का राधा वृषभ देव की पुत्री और हलधर के वीर को बलराम यानी श्री कृष्ण के भाई एक ही अर्थ में नियंत्रित कर दिया गया, किंतु इन अर्थों के साथ गाय और बैल का व्यंग्यार्थ भी निकलता है, और यही अर्थ इस दोहे को सुंदर बनाए हुए है। 17 नंबर प्रश्न कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, यो को घटिक ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ आपका उत्तर व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा। अगर यहाँ पर अलंकार पूछे तो आप लोग कौन सा अलंकार लगाएंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 को घटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है? शाब्दिक व्यंजना है। प्रश्न नंबर 19 बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? तो यहाँ आपको उत्तर क्या हो जाएगा? बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लक्षणा। ठीक है, बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, ये प्रसाद की पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की, जो छायावादी कवि हैं। ठीक है, और इसमें अलंकार भी पूछता है। अलंकार बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा कौन सा इसमें अलंकार होगा। जयशंकर प्रसाद की प्रस्तुत काव्य पंक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति यहाँ केवल आरोप्यमान विधु उपमान का कथन है। जहाँ केवल उपमान का वर्णन हो और उपमेय लुप्त हो, वहाँ पर साध्यवासना गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा होती है। 19 नंबर प्रश्न देख लिए हम लोग। तो यही था आज का प्रश्न। 19 प्रश्न थे आज के क्लास में। तो ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में रस के प्रश्नों के साथ, और ये प्रश्न रस के जो प्रश्न हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग उसको देखना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।